Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Aisha Malik. Welcome back to my YouTube channel. Now I discuss the topic of the medical physiology, and the chapter name number is 123. तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस कर दिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स होता क्या है, या हमारे पास केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता क्या है। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स आर द केमोरिसेप्टर्स इन द ब्रेन प्रेजेंट इन द ब्रेन। हमारे पास जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है वो हमारे पास कीमोरिसेप्टर्स वो होते हैं जो हमारे पास ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी सिचुएशन की बात कर लेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर सिचुएटेड इन द डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हमारे पास ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन का पार्ट है, उसके डीपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है क्लोज टू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे। तो ये ज़ाहिर सी बात है वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के क्लोज होंगे। दिस एरिया इज़ नॉन एज द कीमो सेंसिटिव एरिया एंड द न्यूरॉन्स आर द कीमो रिसेप्टर्स। ये एरिया जो है वो कीमो सेंसिटिव एरिया कहलाएगा, और जो न्यूरॉन्स हैं इनको कीमो रिसेप्टर्स बोलेंगे। कीमो रिसेप्टर्स आर इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्लड एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये इनका क्लोज कांटेक्ट होता है दो चीज़ों के साथ, एक तो उन्होंने ब्लड बता दिया, दूसरा हमारे पास सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड SCF। आगे इसकी मैकेनिज्म की बात कर ले कि ये सारा जो है प्रोसेस वो होता किस तरह है और ये किस लिए जो है ये सब किया जाता है। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी सेंटर। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो पहले उन्होंने बात बता दी कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर के साथ लिंक्ड आउट होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, पार्टिकुलरली खास तौर पे जो हमारे पास डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स थ्रू सिनैप्स। हमारे पास डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो खास तौर पर इसकी सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, किसके ज़रिए होते हैं, वो हमारे पास सिनैप्सिस के ज़रिए होते हैं। दिस कीमोरिसेप्टर्स एक्ट स्लोली बट इफेक्टिवली। ये कीमोरिसेप्टर जो है वो स्लोली वर्कआउट करते हैं या स्लोली होते हैं, बट ये इफेक्टिवली होते हैं। उसके बाद होते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर 70 to 80% ऑफ इंक्रीज वेंटिलेशन थ्रू केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इनका जो मेन पर्पस है, जो मेन वर्क है कि इन्होंने 70 से 80% हमारे पास वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करवाना है, मतलब हमारी जो ब्रीथिंग है उसको इंक्रीज़ आउट करवाना है। किसके थ्रू करवाना है? थ्रू केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म, केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू। अब वो मैकेनिज्म क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मेन स्टिमुलेंट फॉर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर इज़ द इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मेन स्टिमुलेंट जो है वो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के लिए वो इंक्रीज़ कर देता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाउएवर इफ़ अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है ब्लड में, इट कैन नॉट स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ये जो है वो स्टिमुलेट नहीं करता सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को। क्यों? बिकॉज द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द ब्लड कैन नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। हमारे पास उन्होंने ये बात बता दी कि मेन स्टिमुलर जो है हमारे पास सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स का वो इंक्रीज़ करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। अब जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई ब्लड में, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलेट करना नहीं कर सकते, वो करना छोड़ देते हैं। वो क्यों करना छोड़ देते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड के अंदर कैन नॉट फ्रॉम द ब्लड से जो हाइड्रोजन आयन आता है कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को, या आप कह सकते हैं कि ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर को वो क्रॉस आउट नहीं करता। तो अब दूसरी साइड पे ऑन दी अदर हैंड इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ कर जाती है, इट कैन ईजीली क्रॉस द। अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है ना, या आप कह सकते हैं ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर को क्रॉस करके आगे गुजर जाती है एंड एंटर द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑफ ब्रेन्स और द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जो है ना वो एंटर हो जाती हैं। देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होती है। अब जैसे वो वाटर के साथ कंबाइन होती है, ये देखें हमारे पास
कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अनस्टेबल है, ये जो है वो फ़ौरन डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ करता है और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन आयन स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, हाइड्रोजन आयन जो है वो स्टिमुलेट करता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को फ्रॉम कीमोरिसेप्टर्स द एक्सपायरेटरी द excitatory impulse are sent to dorsal respiratory group of neurons resulting increased ventilation। अब हमारे पास जो कीमोरिसेप्टर्स हैं उनके पास जो एक्साइटमेंट वाले इम्पल्स होते हैं वो सेंड किए जाते हैं हमारे पास डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास डोर्सल वेंटिलेशन, हमारे पास जो डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है वो इंक्रीज़ कर देता है वेंटिलेशंस को। बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वॉश्ड आउट, हमारे पास एक्सेस जो है वो मिकदार में या ज़्यादा मिकदार में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वॉश आउट हो जाती है एंड रेस्पिरेशन इज़ ब्राउट बैक टू द नॉर्मल, और रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाती है। लेक ऑफ द ऑक्सीजन डज़ नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द, अब जो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है वो डज़ नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता ऑन द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पर, एक्सेप्ट इट जनरली डिप्रेस द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, हमारे पास ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ब्रेन को ये डिप्रेस करते हैं। ये मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में बता दूँ कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते क्या हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन कार्डियक एंड एयोर्टिक रीजन, ये हमारे पास कार्डियक और एयोर्टिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी उन्होंने मैकेनिज्म बता दिया है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, हाइपोक्सिया इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेंट फॉर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, हाइपोक्सिया जो है वो मेन पोटेंट है इसमें। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन द ग्लोमस सेल्स के अंदर जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है पोटाशियम और ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। अब जो ग्लोमस सेल है वो क्या होते हैं, वो रिसेप्टर पोटेंशियल होते हैं। उसके बाद इसकी आगे ये बता देते हैं, हाइपोक्सिया काजेस क्लोजर ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स एंड प्रिवेंट पोटेशियम इफल्स, दिस लीड्स टू डीपोलराइजेशन ऑफ द ग्लोमस सेल। ये क्या करता है कि ग्लोमस सेल को डीपोलराइज कर देता है एंड जनरेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व एंडिंग, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है नर्व्स की एंडिंग में। दिस इम्पल्स पासिस थ्रू द aortic and the herring group of neurons, herring nerve, and excites the dorsal group of the neurons. Dorsal group of neurons in turn send excitatory impulse to respiratory impulse resulting in increased ventilation। वही बात है कि एट लास्ट क्या होगा कि हमारे पास ग्लोमस सेल जो है डीपोलराइज हो जाएंगे। अब उनके डीपोलराइज होंगे तो हमारे पास जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल हमारे पास कहाँ जनरेट होगा, नर्व की एंडिंग के पास। और इस सब के बाद क्या होगा, हमारे पास वेंटिलेशन इंक्रीज करे। इन एडिशन टू हाइपोक्सिया पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हाइपरकैप्निया एंड इंक्रीज बाय द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है इसके थ्रू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के बाद ये जो है वो सारा प्रोसेस होता है। इसके बाद ये बड़ा अच्छा उन्होंने चार्ट बताया हुआ हमारे पास। सबसे पहले डिक्रीज वेंटिलेशन, सबसे पहले जब हमारे पास वेंटिलेशन डिक्रीज होती है तो वो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास यहाँ तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, या इंक्रीज कर देता है हाइड्रोजन आयन इन ब्लड, या हमारे पास इंक्रीज कर देता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ये यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज हुआ, यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हुआ। एज अ इफेक्ट क्या हुआ, इसका मिड इफेक्ट क्या बना, मिल्ड इफेक्ट ये बना कि स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। हमारे पास क्या पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की जो है वो स्टिमुलेट किया गया। अब उसके स्टिमुलेट के फ़ौरन बाद क्या हुआ, हमारे पास एफरेंट इम्पल्स थ्रू हेरिंग नर्व एंड द एयोर्टिक नर्व। हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन जो है वो जनरेट हुई किसके थ्रू, हेरिंग नर्व एंड द एयोर्टिक नर्व। लेकिन जैसे हमारे पास ये इंक्रीज़ हुआ है, हमारे पास इंक्रीज हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिफ्यूज़न हुई कार्बन डाइऑक्साइड की इन सेंट्रल
हमारे पास ये डिफ्यूजन हुई सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। अब उनके अंदर जैसे डिफ्यूजन हुई तो हमारे पास फॉर्म कर गया हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमारे पास स्टिमुलेट किया गया सेंट्रल कीमोरिसेप्टर को। अब जैसे वो स्टिमुलेट हुआ, हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जो मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी बात कर सकते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर सरफेस पे हमारे पास डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको उन्होंने स्टिमुलेट किया। ये क्या होगा इसके बाद के इफेक्ट इम्पल्स टू रेस्पिरेटरी मसल, ये रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर एफरेंट इम्पल्स जो है ना वो जाके लगाएंगे तो हमारे पास वेंटिलेशन एज अ रिज़ल्ट इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।